नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। दोस्तों, ये हम विजन IAS PT 365 का पॉलिटी का सीरीज डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो है अभी तक हमारे 10 लेक्चर हो चुके हैं। कितने? 10 लेक्चर हो चुके हैं। ये इस सीरीज का हमारा लास्ट लेक्चर है और लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, तो अभी तक हम इसमें जो है कुल 8 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। ये आखिरी चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट थी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को लाइक भी करते चलिएगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला लेक्चर है हमारा, पहला पॉइंट है हमारा शत्रु संपत्ति के बारे में, यानी कि इनेमीज प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जान लेते हैं चर्चा में क्यों हो रही। तो चर्चा में रहने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं शत्रु संपत्ति के बारे में। शत्रु क्या है, किसे शत्रु कहा जाता है? तो देखिए, शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968, कौन सा है? शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में शत्रु शब्द से आशय एक ऐसे राष्ट्र और उसके नागरिकों से है जिसने भारत के विरुद्ध बाह्य आक्रमण किया है। मतलब कि एक ऐसा राष्ट्र और उसके नागरिक इससे है जिसने भारत के विरुद्ध बाह्य आक्रमण किया, अर्थात पाकिस्तान और चीन से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे इसमें और क्या है। तो देखिए, एक शत्रु प्रजा और शत्रु फर्म का भी वो आएगा इसमें इशू है, तो उसे भी देख लेते हैं क्या है वर्ड। उसकी डिफिनीशन देखिए, इसकी डिफिनीशन कहाँ दी गई? तो शत्रु संपत्ति संशोधन और विधिमान्यकरण अधिनियम 2017 में शामिल शत्रु प्रजा और शत्रु फर्म शब्द की विस्तारित परिभाषा के तहत एक शत्रु के विधिक वारिस, ठीक है, मतलब लीगल वारिस हैं उसके, और उत्तराधिकारी, चाहे वह भारत का नागरिक हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वह भारत का नागरिक ही क्यों ना हो। ठीक है, को शत्रु देश से इतर या शत्रु देश से इतर किसी अन्य देश का नागरिक हो। ठीक है, या शत्रु देश से इतर किसी अन्य देश, या तो भारत देश का नागरिक हो, मतलब शत्रु का जो उत्तराधिकारी है या विधिक वारिस है वह चाहे भारत का नागरिक हो या शत्रु देश से इतर, जैसे पाकिस्तान या चीन के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक हो। ये तो इसी से क्लियर हो जाता है कि अगर हम अपने देश के नागरिक को भी, मतलब अगर वह भारत का नागरिक है तब भी वह शत्रु प्रजा में से या शत्रु के अंतर्गत आएगा। तो शत्रु देश के अलावा भी अगर किसी देश का नागरिक हो, जैसे अमेरिका वगैरह किसी देश का भी नागरिक हो, उसे शत्रु प्रजा के अंदर काउंट किया जाएगा। और शत्रु फर्म क्या है? तो एक शत्रु फर्म की उत्तरवर्ती फर्म, जैसे पाकिस्तान या चीन की कोई फर्म है, उसकी कोई उत्तरवर्ती फर्म, मतलब उसकी कोई आगे की चैन जिसे बोलते हैं, वैसी कोई फर्म या उसी की कोई दूसरी शाखा। ठीक है, तो इनके सदस्यों या भागीदारों की राष्ट्रीयता पर विचार किए बिना शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले शत्रु संपत्ति के बारे में। इसमें एक और शब्द आएगा शत्रु संपत्ति अभिरक्षक, यानी कि कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टीज फॉर इंडिया, CEPI। तो इसे भी देख लेते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जब्त की गई शत्रु संपत्तियों से निपटने के लिए CEPI के कार्यालय को वर्ष 1939 में स्थापित किया गया था। कब? तो 1939 में स्थापित किया गया था CEPI के कार्यालय को। ठीक है, तो शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 CEPI कार्यालय को एक सांविधिक दर्जा प्रदान करता है। कौन सा दर्जा प्रदान करता है CEPI कार्यालय को? सांविधिक दर्जा। कौन सा अधिनियम? शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968। आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है, वर्तमान में CEPI का कार्यालय गृह मंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग का अधीनस्थ कार्यालय है। किसका? तो गृह मंत्रालय के अंदर है और स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग का अधीनस्थ कार्यालय भी है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इसकी 3 शाखाएं हैं। कहाँ कहाँ? मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है शत्रु संपत्ति CEPI शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत एक अर्ध न्यायिक, यानी कि क्वासी जुडिशरी प्राधिकरण है। ठीक है, एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है
तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। सीआरपीसी कब? तो 1908 में बनी थी, ठीक है। सीआरपीसी एक्ट 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत ही दीवानी न्यायालय के तौर पर कार्य करता है, ठीक। सीपीआई हमने देख लिया। अब चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है और क्या है। तो देखिए, हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति के विक्रय के संबंध में 2 समितियों और एक मंत्री समूह के गठन की घोषणा की है। तो शत्रु संपत्ति के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जब एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र या राष्ट्रों के साथ युद्ध में संलग्न होता है। कब? जब एक कोई राष्ट्र और एक राष्ट्र जो है अन्य राष्ट्र या राष्ट्रों के साथ युद्ध में संलग्न होता है, तो उनके द्वारा प्रायः शत्रु देशों के नागरिकों के, मतलब जिनसे युद्ध में संलग्न है, उन देशों के नागरिकों की संपत्तियों और निगमों यानी कंपनियों को भी जब्त कर लिया जाता है। इन परिस्थितियों में जब्त की गई संपत्ति को विदेशी संपत्ति या शत्रु संपत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है या संदर्भित किया जाता है। तो भारत का 2 युद्ध हुआ, पाकिस्तान से भी एक बार युद्ध हो चुका है और चीन से भी युद्ध हो चुका है, ठीक है। तो वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध तथा वर्ष 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान केंद्र सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडियाज एक्ट, भारत रक्षा अधिनियम के तहत भारत में स्थित चीन और पाकिस्तानी नागरिकों की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। कब? किसके बाद? तो 1962 भारत चीन युद्ध के बाद और 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। इस एक्ट के अंदर जब्त किया था, तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत रक्षा अधिनियम के तहत भारत में स्थित चीन और पाकिस्तान के नागरिकों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। इसी का एक सब पॉइंट है कि शत्रु संपत्तियों के प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक की जिम्मेदारी होती है, ठीक। मतलब जो संपत्तियां जब्त की जाती हैं उनके प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। तो उसकी जिम्मेदारी भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक या कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टीज फॉर इंडिया यानी कि सीईपीआई, जिसके बारे में हम आगे ही देख चुके हैं, ठीक। सीईपीआई केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है। आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि देखिए, आगे जो है शत्रु संपत्ति संशोधन अधिनियम विधिमान्यकरण अधिनियम, शत्रु संपत्ति संशोधन और विधिमान्यकरण अधिनियम 2017 के बारे में और पॉइंट है। तो क्या है? पहला पॉइंट तो हम देख ही चुके हैं, शत्रु संपत्ति और शत्रु प्रजा और शत्रु फर्म के बारे में। आगे है कि इसमें यह अधिनियम शत्रुओं के विधिक वारिस भारतीय नागरिकों को उत्तराधिकार के रूप में शत्रु संपत्ति को प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है तथा उन्हें शत्रु की परिभाषा के तहत शामिल करता है। ये हम यहीं देख चुके हैं, चाहे वह भारत का नागरिक हो, यहीं से ये वाला पॉइंट आता है। आगे है तो यह अधिनियम यानी कि कौन सा अधिनियम? शत्रु संपत्ति संशोधन और विधिमान्यकरण अधिनियम 2017 भूतलक्षी प्रभाव से, ठीक है, वर्ष 1968 से सीईपीआई को शत्रु संपत्ति का स्वामी बनाता है, ठीक है। अभिरक्षक सीईपीआई केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शत्रु संपत्तियों का चाहे विक्रय द्वारा या किसी अन्य प्रकार से निपटारा व वयन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह अधिनियम सिविल न्यायालयों और अन्य अधिकारियों को शत्रु संपत्ति से संबंधित कुछ विवादों की सुनवाई से प्रतिबंधित भी करता है, ठीक है। चलिए, इस पॉइंट में फिलहाल इतना ही था इस टॉपिक में। नेक्स्ट है पुलिस कमिश्नरी प्रणाली यानी कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। तो चर्चा में क्यों रहा था ये देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 2 शहरों यथा लखनऊ और नोएडा, किसे लखनऊ और नोएडा को, कहाँ की गवर्नमेंट ने? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 2 शहरों लखनऊ और नोएडा के लिए पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत शीर्ष पुलिस अधिकारियों को दांडिक शक्तियाँ यानी कि मजिस्ट्रियल पावर प्रदान की जाएगी। तो इस प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो दोहरी प्रणाली जो कि बाकी सारे जिलों में है प्रचलन में, और दूसरी कमिश्नरी या आयुक्त प्रणाली। तो इनके बीच डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए, दोहरी प्रणाली में क्या होता है? तो जिला पुलिस में दोहरी कमान संरचना से तात्पर्य यह है कि जिले में पुलिस पर नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार पुलिस अधीक्षक या जिला पुलिस प्रमुख के और
जिला अधिकारी कार्यालय में निहित होता है, मतलब 2 लोगों के पास, एक तो डीएम के पास और दूसरी जिला पुलिस अधीक्षक के पास। ठीक। और पुलिस आयुक्त प्रणाली में क्या होता है, कमिश्नरी प्रणाली में क्या होता है, तो इसमें जो है शहर में पुलिस बल के एकमात्र प्रमुख के रूप में पुलिस आयुक्त, जो कि उप निरीक्षक या डीआईजी, उप महानिरीक्षक या डीआईजी, ठीक, या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी होता है, के नेतृत्व में एकीकृत कमान संरचना है। नेक्स्ट है, तो दोहरी प्रणाली में अगला क्या है, तो इस व्यवस्था में जिला अधिकारी की शक्तियों, उदाहरण के लिए गिरफ्तारी वारंट और लाइसेंस जारी करना, और पुलिस की शक्तियों, फॉर एग्जाम्पल कि अपराधों की जांच करना और गिरफ्तारी करना का पृथक्करण होता है। अतः जिला स्तर पर पुलिस के पास शक्तियों का संकेंद्रण कम होता है और डीएम के प्रति जवाबदेही में कमी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कमिश्नरी प्रणाली में क्या होता है, तो इस प्रणाली में पुलिस विभाग को दांडिक शक्तियाँ, पुलिस विभाग और दांडिक शक्तियाँ आयुक्त में निहित होती, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट और मजिस्ट्रेटियल पावर दोनों जो है, मजिस्ट्रियल पावर दोनों शक्तियाँ आयुक्त में ही निहित होती, जो प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख के प्रति जवाबदेह होता है। पुलिस की स्थानीय प्रशासन के प्रति जवाबदेही कम होती है। स्थानीय प्रशासन यानी कि डीएम वगैरह, डीएम के समक्ष जो है जवाबदेही कम होती है। तो इसी के अंदर एक सब पॉइंट है कि यह प्रणाली एक एकीकृत कमांड संरचना प्रदान करती है, जो त्वरित निर्णय निर्माण में सहायक होती है। यह आयुक्त के उत्तरदायित्व को निर्धारित करने में सहायता करती है और कुछ अनुचित होने पर नागरिक प्रशासन और पुलिस के मध्य दोषारोपण की संभावना को कम करती है। और नेक्स्ट इसी का एक पॉइंट और है कि यह जिलाधिकारी के कार्यभार को भी कम करता है। आगे एक और पॉइंट है, तो देखते हैं वो क्या है। तो पुलिस दोहरी प्रणाली में क्या है, तो पुलिस अधीक्षक एसपी को अतिरिक्त सहायक या पुलिस उपाधीक्षक और फिर इंस्पेक्टर और पुलिस बल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। और आयुक्त को जो है विशेष या संयुक्त या अतिरिक्त उपायुक्तों आदि द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इंस्पेक्टर के नीचे की रैंक के बाद संरचना समान होती है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं था। आगे है टॉपिक ब्रू समुदाय के बारे में, यानी कि ब्रू कम्युनिटी। चर्चा में क्या हो रहा था, तो चर्चा में इसलिए रहा था कि पिछले 23 वर्षों से चले आ रहे ब्रू रियांग शरणार्थी संकट को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और ब्रू समुदाय के नेताओं द्वारा एक समझौता किया। किसके किसके बीच, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट और ब्रू कम्युनिटी के नेताओं के द्वारा, यानी कि 4 लोग। ठीक है, इनके मध्य एक समझौता किया गया है। तो सबसे पहले तो ब्रू कम्युनिटी के बारे में जान लेते हैं। यह क्या है, तो यह ब्रू समुदाय जो है पूर्वोत्तर भारत का एक स्थानिक निर्जातीय समुदाय है, जो मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में निवास करता है। कहाँ कहाँ, त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में। ठीक है। अब इस संकट के बारे में क्या है, तो 1997 में मिजोरम में निर्जाति संघर्ष के बाद लगभग 34,000 ब्रू मिजोरम से पलायन कर गए और उन्हें त्रिपुरा में राहत शिविरों में रखा गया था। कब, तो 1997 में। ठीक है। त्रिपुरा में इन्हें रियांग के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, त्रिपुरा में, मतलब ब्रू को ही रियांग समुदाय भी कहते हैं। तो समझौता क्या हुआ है, तो नए समझौते के अनुसार ब्रू शरणार्थी त्रिपुरा में ही बस जाएंगे। मतलब जो शरणार्थी आए थे वो त्रिपुरा में ही बस जाएंगे और उन्हें उनके पुनर्वासन हेतु सहायता भी प्रदान की जाएगी। जैसे प्रत्येक परिवार को जमीन का एक भूखंड दिया जाएगा, मतलब एक जमीन दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें जनजाति का दर्जा भी दिया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा मतदान का अधिकार भी दिया जाएगा और इसके अलावा एक बार की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, मतलब जमीन दिया जाएगा। ठीक है। और जनजातीय दर्जा भी दिया जाएगा, मतदान का अधिकार भी दिया जाएगा और एक बार की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। ठीक।
और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो उन प्रत्यावर्ती ब्रू शरणार्थियों के लिए मिजोरम सरकार जिम्मेदार होगी जिन्हें 1997 की मिजोरम निर्वाचक नामावली के अनुसार पहचाना और सत्यापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतंत्र सूचकांक के बारे में, डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में। तो ये कौन जारी करता है, ये जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU। तो क्या जारी करता है, लोकतंत्र सूचकांक। ठीक है, क्यों जारी करता है, तो देखिए लोकतंत्र सूचकांक विश्व में लोकतंत्र की स्थिति को प्रस्तुत करता है। इसके तहत कितने राष्ट्रों के बीच जारी करता है, तो 165 और 2 राज्य क्षेत्रों यानी टेरिटरी को रैंक प्रदान किया जाता है। 165 स्वतंत्र राष्ट्र और 2 राज्य क्षेत्रों को। तो इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो यह जो है निर्वाचन प्रक्रिया, बहुलतावाद, सरकार की कार्यप्रणाली, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक संस्कृति तथा नागरिक स्वतंत्रता पर आधारित है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके अलावा यह 0 से 10 के पैमाने पर उपर्युक्त श्रेणियों के तहत संकेतकों की एक श्रृंखला पर प्राप्त अंकों के आधार पर एक विशेष देश को 4 प्रकार के शासन स्वरूपों में वर्गीकृत करता है। यथा, ये देखिए, ये चारों इम्पोर्टेंट है। पूर्ण लोकतंत्र, दोषपूर्ण लोकतंत्र, मिश्रित शासन, सत्तावादी शासन। ठीक है, इसे भी अगर आप देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट पे ये देता है, तो निर्वाचन प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यप्रणाली, राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक संस्कृति तथा नागरिक और स्वतंत्रता पर। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता पर। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस किस बेस पे दिया जा रहा है। तो लोकतंत्र सूचकांक कौन कौन से बेस पे दिया जाता है, निर्वाचन प्रक्रिया और बहुलतावाद पर, सरकार की कार्यप्रणाली, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता पर आधारित होती है। 0 से 10 का पैमाना होता है। ठीक है, आगे है कि ये इस सूचकांक में नॉर्वे को जो है सर्वोच्च स्थान मिला है, पहले रैंक पे नॉर्वे है, जबकि उत्तर कोरिया को सबसे निम्न स्थान मिला है। अब भारत की रैंकिंग देखते हैं। तो लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत 10 स्थान की गिरावट के साथ 51वें स्थान पर आ गया है। किस स्थान पर आ गया है, 51वें स्थान पर आ गया है। भारत का समग्र स्कोर जो है वर्ष 2018 में 7.23 से गिर करके 2019 में 6.90 हो गया था। ठीक है, वर्गीकृत सूचकांक में भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में शामिल किया गया। कौन से लोकतंत्र की श्रेणी में, तो दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो दोषपूर्ण लोकतंत्र को देख लेते हैं क्या है। तो इन देशों में, मतलब जो दोषपूर्ण लोकतंत्र वाले जो देश होते हैं, यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो आयोजित कराए जाते हैं। ठीक है, तथा मौलिक नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान भी किया जाता है, परंतु लोकतंत्र के अन्य पहलुओं से संबंधित गंभीर दोष भी विद्यमान है, जैसे शासन में समस्या, अविकसित राजनीतिक संस्कृति और राजनीति में सहभागिता का निम्न स्तर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंटर एडवर्स लिस्ट। ठीक है, सेंट्रल एडवर्स लिस्ट क्या है, ये क्यों चर्चा में रहा है, तो देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अपनी ब्लैक लिस्ट या केंद्रीय प्रतिकूल सूची से या सेंट्रल एडवर्स लिस्ट से 312 सिख विदेशी नागरिकों के नाम को हटा दिया गया। तो देख लेते हैं सेंट्रल एडवर्स लिस्ट क्या है। देखिए, यह सूची जो है गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जिसमें निम्नलिखित लोग शामिल है। कौन कौन शामिल है, तो इस सूची में 1980 और 90 के दशक में खालिस्तान आंदोलन समर्थक, कौन, 1980 से 90 के दशक में खालिस्तान आंदोलन समर्थन करने वाले व्यक्तियों के नाम शामिल है, जो भारत से विदेशों को पलायन कर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो इसमें उन व्यक्तियों के नाम शामिल है जिन पर आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध होने का संदेह है अथवा जिन्होंने अपनी पूर्व की भारत यात्रा के दौरान वीजा मानदंडों का उल्लंघन किया है। नेक्स्ट है कि इसमें उन व्यक्तियों के नाम शामिल है जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं अथवा उन पर अपने देश में बाल यौन शोषण अपराधों का आरोप है। कौन से अपराधों का, तो बाल यौन शोषण के अपराधों का आरोप शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूची का प्रयोग समस्त भारतीय मिशनों
और एवं दूतावासों द्वारा सूची में शामिल व्यक्तियों को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के वीजा आवेदन को अस्वीकृत करके किया जाता है। यह आंतरिक सुरक्षा के सुरुचिपूर्ण संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है। इसका उपयोग जो है अपराधियों के भारत आगमन पर प्रतिबंध लगाने हेतु किया जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने मूल राष्ट्र में अपराध करके अभियोजन से बचने के लिए भारतीय वीजा हेतु आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट है कि यह सूची सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय और राज्य आसूचना एजेंसियों के इनपुट के साथ अनुरक्षित रहती है। अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट है वक्फ संपत्ति के बारे में, यानी कि वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा में क्या है। तो हाल ही में जो है संपूर्ण देश में वक्फ संपत्तियों की 100% जियो टैगिंग हो रही है और डिजिटलीकरण हेतु एक कार्यक्रम आरंभ किया गया है ताकि इन संपत्तियों का समाज के कल्याणार्थ उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। तो अब वक्फ संपत्तियों के बारे में जान लेते हैं। वक्फ का तात्पर्य देखिए, किसी मुस्लिम द्वारा चल या अचल, दोनों तरीके से हो सकती है। मुस्लिम द्वारा होंगी एक तो चल और अचल, मूर्त या अमूर्त संपत्ति का ईश्वर को धर्मार्थ दान से, ठीक है। मूर्त या अमूर्त संपत्ति, चल या अचल, मूर्त या अमूर्त संपत्ति का ईश्वर को धर्मार्थ दान से है, जो इस अवधारणा पर आधारित है कि वह यह हस्तांतरण जरूरतमंद लोगों के लाभार्थ के लिए किया जा रहा है, ठीक है, कि यह हस्तांतरण जो है जरूरतमंद लोगों के लाभार्थ किया जा रहा है, ठीक है। चल संपत्ति यानी कि जो कैश होता है उसे आप चल कह सकते हैं, ठीक है। और अचल यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जमीन वगैरह, ठीक है, लैंड से है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो इसमें सामान्यतया मुस्लिमों के धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजन हेतु किसी भवन, भूखंड या अन्य परिसंपत्तियों का दान शामिल है, जिसमें परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त करने का कोई दावा नहीं किया जाता है। दान कर दिया तो दावा कहाँ से करेंगे पुनः प्राप्ति के लिए, ठीक है। और वक्फ के संचालन के लिए एक अधिनियम भी है, वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा वक्फ का संचालन किया जाता है, ठीक। वक्फ का प्रबंधन एक मुतावली या जिसे प्रबंधक बोला जाता है, मुतावली द्वारा किया जाता है, जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो भारत न्यास अधिनियम यानी कि इंडिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत स्थापित एक न्यास के समान है। कौन? वक्फ जो है भारत न्यास अधिनियम 1882 के तहत स्थापित एक न्यास या ट्रस्ट के समान है, परंतु न्यास धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों की तुलना में व्यापक प्रयोजनार्थ स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वक्फ बोर्ड संपत्ति प्राप्त करने और उसे अपने अधिकार में रखने तथा ऐसी किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने की शक्ति से युक्त एक विधिक निकाय है। मतलब संपत्ति को प्राप्त भी करता है, उसे अपने अधिकार में रख भी सकता है, इसके अलावा उसे हस्तांतरित भी कर सकता है। वक्फ बोर्ड मुकदमा दायर कर सकता है और इसके विरुद्ध भी मुकदमा दायर किया जा सकता है, क्योंकि यह इसे एक कानूनी संस्था या विधिक व्यक्ति के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। और एक मेजर है पॉइंट कि प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है। अब केंद्रीय वक्फ परिषद के बारे में जान लेते हैं। देखिए, केंद्रीय वक्फ परिषद एक सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है केंद्रीय वक्फ परिषद, जिसे जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में वक्फ अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुसार, किस एक्ट के अंदर? तो वक्फ अधिनियम 1964 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1964 में एक परामर्शदात्री, कौन सी निकाय के रूप में? परामर्शदात्री निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। तो कौन से मंत्रालय में? अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में। वक्फ अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुसार 1964 में एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में केंद्रीय वक्फ परिषद को बनाया गया था या स्थापित किया गया था, ठीक है। इसलिए यह एक सांविधिक निकाय है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो वक्फ परिषद का एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो वक्फ का प्रभारी मंत्री होता है, और इसमें 20 से अनधिक सदस्य, ठीक है, यानी कि एक अध्यक्ष प्लस 20 मैक्सिमम है ये, इससे ज़्यादा नहीं,
20 से अनधिक सदस्य होते हैं तथा इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कौन करता है इनकी नियुक्ति? तो इनकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। और वर्तमान में जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री केंद्रीय वक्फ परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। यह परिषद, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह परिषद केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों को परामर्श प्रदान करने हेतु प्राधिकृत है। परिषद बोर्ड या राज्य सरकार को बोर्ड के प्रदर्शन पर विशेष रूप से उनके वित्तीय प्रदर्शन, सर्वेक्षण, राजस्व रिकॉर्ड, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, वार्षिकी और लेखा परीक्षण रिपोर्ट आदि पर परिषद को जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश भी जारी कर सकते हैं। ठीक है। मतलब यह है कि देखिए, परिषद जो है, केंद्रीय वक्फ परिषद जो है राज्य वक्फ बोर्डों को या फिर राज्य सरकारों को जो है उनके वित्तीय प्रदर्शन, सर्वेक्षण, राजस्व रिकॉर्ड या वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण के साथ ही साथ जो है वार्षिक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि के लिए जो है जानकारी प्रदान करने के लिए निर्देश भी जारी कर सकता है कि भैया बताओ क्या चल रहा है उस मामले में, या वो जो रिकॉर्ड है या कैसे सर्वेक्षण है या संपत्ति है उसकी वर्तमान परिस्थिति कैसी है, इस बारे में जानकारी दो। तो इसके लिए परिषद जो है निर्देश जारी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9.7 उपासना स्थल के बारे में। ठीक है। ये हमारा लास्ट पॉइंट भी है आज के लेक्चर का, तो देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हो सकता है इस बार के एग्जाम में आ भी जाए। 9.7 उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991। ठीक है। प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। तो चर्चा में क्यों रहा था? तो उच्चतम न्यायालय ने अपने अयोध्या निर्णय में उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 का उल्लेख किया था। कहाँ पे किया था? तो अयोध्या निर्णय में इसका उल्लेख किया था, इस अधिनियम का। तो इस अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो यह अधिनियम घोषणा करता है कि किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही रहेगा जैसा कि वह 15 अगस्त 1947 को था। सबसे इम्पोर्टेंट घोषणा इसकी यही है। ठीक है। मतलब जहाँ अगर मंदिर है तो वहाँ मंदिर ही रहेगा। अगर वह मंदिर 15 अगस्त 1947 को वहाँ पर था, या फिर जहाँ मस्जिद है तो वह मस्जिद भी वैसा ही रहेगा जैसा कि वह 1947 को या 15 अगस्त को था। ठीक है। या चर्च है या कोई भी धार्मिक स्थल, उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप जो है वैसा ही रहेगा जैसा कि वह 15 अगस्त 1947 को था। अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को उससे भिन्न, देखिए अधिनियम क्या कहता है? तो अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है किसी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को उससे भिन्न संप्रदाय, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो किसी धार्मिक संप्रदाय, यानी कि मान लीजिए कि कोई ये ए धार्मिक संप्रदाय का व्यक्ति है, इस ए धार्मिक संप्रदाय व्यक्ति है, तो ये ए धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को उससे भिन्न, यानी कि ए धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल से भिन्न संप्रदाय या वर्ग में संपरिवर्तित नहीं करेगा। ये कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए बी है, बी धार्मिक संप्रदाय का है, या कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी है। ठीक है। यह जो है किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को उससे भिन्न, मतलब अगर ए धार्मिक संप्रदाय है तो ए धार्मिक संप्रदाय का ही, जैसे ए का कोई धर्म ए है तो ए के धार्मिक संप्रदाय कोई, मान लीजिए ए है, कोई व्यक्ति ए है, वह जो है बी धर्म का है। ठीक है। कोई व्यक्ति ए है वह बी धर्म का है, तो इससे भिन्न, बी तो हम ले चुके हैं, तो सी धर्म का अगर है तो सी से भिन्न किसी अन्य जो है वर्ग या संप्रदाय में परिवर्तित ये नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि यह राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व लागू करता है कि वे उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को वैसा ही बनाए रखें जैसा कि वे स्वतंत्रता के समय थे।
नेक्स्ट पॉइंट है कि यह घोषणा करता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी उपासना स्थल के स्वरूप के परिवर्तन से संबंधित सभी वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां इस अधिनियम के प्रवर्तन के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, क्या है कि 15 अगस्त 1947 को अगर किसी न्यायालय या प्राधिकरण में किसी उपासना स्थल के स्वरूप को लेकर कोई विवाद है तो वह विवाद इस अधिनियम के प्रवर्तन के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। और ठीक है, नेक्स्ट है कि इस अधिनियम में कुछ जगहों को छूट दी गई थी, तो उनके बारे में देखते हैं किसे किसे छूट है। तो पहले तो अयोध्या के विवादित स्थल को इस अधिनियम से छूट प्रदान की गई है। दूसरा छूट किसे मिली, तो यह अधिनियम उन स्मारकों तथा स्थलों पर लागू नहीं होता जो प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आते हैं। इस अधिनियम की दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिकतम 3 वर्ष के कारावास के दंड से और उसके साथ साथ अर्थदंड भी आरोपित किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही है और इसी के साथ हमारा जो है PT 365 का पॉलिटी का सेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम लोग जो है आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कल से। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में। और साथ ही मेरा एक निवेदन है आप सबसे कि प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।